सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा ये 11th का आपका चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आता ही आता है, हर हाल में ये क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ यूजफुल कंजर्वेशन है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आएंगे ही आएंगे, इस वजह से आपको थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होगा 10⁻⁻9 नैनोमीटर। एक मीटरोमीटर बराबर कितना होगा, इतना होगा। एक लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब। एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होगा 760 mm ऑफ Hg या फिर कितना टॉर के बराबर, या अगर इसको पास्कल में लेंगे तो होता है 101325 पास्कल। ठीक है, या फिर इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब आता है एक बार क्या होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक बार के बराबर होता है और जितना पास्कल में आएगा उतना ही इसमें आता है, तो ये आता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10⁵ पास्कल। ठीक है, एक कैलोरी जो होती है वो कितनी होती है 4.18 या सीधा सीधा 4.2 जूल के आसपास हम लेते हैं इसको। ठीक है, अगर बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा 10⁻7 अर्ग। अगर हम बात करें एनर्जी के लेवल पे तो सबसे ज़्यादा एक कैलोरी होती है, देन एक जूल होता है, देन एक अर्ग होता है और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये है आपका एनर्जी का रंग और ये कुल यूजफुल कंजर्वेशन है जो आपको याद होने चाहिए और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ यूजफुल कंजर्वेशन आपके लिए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स जो आपके चैप्टर्स में शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। एक एटम का कितना मास है वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सीधा सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसमें हो, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल के मास को कहेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। और इसमें ध्यान देने वाली बात है जो बेटा, जो एटॉमिक मास हो या फिर क्या हो मॉलिक्यूलर मास हो, ये दोनों मास किस में होंगे, AMU में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे मान लो कार्बन क्या है, एटम है, तो इसका जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा और वो कितना होता है 12 AMU। ठीक है, और क्या है वाटर है, वाटर का जो ये आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 AMU। अब यहाँ पे देखो AMU आ रहा है, AMU क्या होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखो जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो बराबर होती है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 के 1/12वां भाग का जो मास होता है उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्या आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब आता है आपका क्या एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है, ठीक है, तो ये जो एक्चुअल मास होता है, देखो एटॉमिक मास और एक्चुअल मास में इतना फर्क है कि जो एटॉमिक मास होता है आपका उसको हम AMU में लेते हैं, जबकि जो आपका एक्चुअल मास होता है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मास में अगर हम एटम का मास करेंगे तो वो कितना होगा 12 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, आपको बता दें कि एक AMU जो होता है बेटा वो होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इतना ही क्या होगा, ये वाटर का भी वही होगा 18 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर, तो आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एक्चुअल मास में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब आता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है,
मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। मतलब कार्बन 12 के 1/12 हमें भाग के, मतलब ये हो गया आपका रेफरेंस, इसके रेस्पेक्ट में कितना मास आ रहा है वही इशू को रिलेटिव मास या फिर मॉलिक्यूलर मास करते हैं। जैसे जो कार्बन का ये अगर रिलेटिव मास की बात करेंगे तो वो कितना आएगा 12। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका मास कितना होगा 12 टाइम्स, वाटर का कितना होगा 18 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, तो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और 1 मोल आपका एटम होगा तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कार्बन है तो इसके 1 मोल मतलब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 12 ग्राम, वाटर का कितना होगा 18 ग्राम, और इसी मास को ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ गए आप। अब आता है आपका मोल। मोल क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल होता है कि कार्बन 12 ग्राम कार्बन के कार्बन 12 आइसोटोप में जितनी एंटिटीज पाई जाएंगी उन्हीं को नंबर को हम क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझो कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं 1 मोल। ठीक है, और उस 1 मोल को हम एवोगाड्रो नंबर से भी डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है Na 6.022 या फिर 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हमने 1 मोल कार्बन 1 मोल 12 मतलब 1 मोल लिया कार्बन 12 का तो हमें इतने मॉलिक्यूल आपके मिलेंगे। ठीक है, मतलब 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दैट मेनी एंटिटीज that are the number of air exactly in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, मतलब 1 मोल सबस्टेंस वो सबस्टेंस होगा जितनी उसकी एंटिटीज है उतनी एंटिटीज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 का आइसोटोप लें। अगर इन दोनों की एंटिटीज बराबर होंगी तो उस केस में जो आपने सबस्टेंस लिया है वो कितना होगा 1 मोल होगा। ये हो गया मोल का डेफिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप आपको। ठीक है, अब देखो बेटा 1 mu के लिए अभी मैंने बताया था क्या होता है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसी वजह से मैंने आपको बताया था 1 mu की वैल्यू कितनी आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर? ओके, अब देखो 1 ग्राम एटम होता क्या है, क्योंकि देखो 1 ग्राम एटम है तो इसको हम 1 मोल एटम भी कह सकते हैं, और ये 1 मोल एटम आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो मास ऑफ Na एटम इन ग्राम, Na का मतलब 1 मोल एटम इन द ग्राम। ठीक है, अब मोल्स ऑफ एटम्स क्या होगा मास अपान मोलर मास। ठीक है, या फिर इसको कहोगे मास अपान एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये क्या होता है मोल। ठीक है, अब देखो अगर हम मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आपके, तो मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या था एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे क्या मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो बेटा तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे 1 ग्राम एटम था वैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये किसके बराबर होगा 1 मोल ऑफ एटम, तो ये भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा या Na मॉलिक्यूल होंगे। अगर हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था तो ये कितना होगा मास ऑफ Na मॉलिक्यूल इन द ग्राम। ठीक है, या फिर अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मास अपान ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसी को कहेंगे क्या मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास अपन मास का जब हम रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल मिलता है। ठीक है, सेम हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर आयनिक कंपाउंड। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट मतलब Na फार्मूला यूनिट। क्लियर। इसी तरह ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब होगा मास ऑफ Na फार्मूला यूनिट इन ग्राम। ठीक है, तो मास 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट क्या होगा, मास अपॉन ग्राम फार्मूला यूनिट का मास। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपका मोल से रिलेटेड। ठीक है, अब कुछ हम बात कर लेते हैं मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे 1 मोल सबस्टेंस होगा तो ये कितने एटम या पार्टिकल कंटेन करेगा, ये करेगा 6.02 × 10⁻23। ये सबको पता है। अगर हम बात करें 1 मोल सबस्टेंस की वेट की, तो ठीक है, तो जो 1 मोल सबस्टेंस होता है वो वेट होगा या तो उस मॉलिक्यूलर मास के बराबर, या अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर, या फिर अगर आयन है तो उसके आयनिक मास के बराबर होगा इन द ग्राम। ठीक है, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर 1 मोल कार्बन एटम है तो जाहिर सी बात है इसके एटॉमिक मास के बराबर वो कार्बन होगा, मतलब कितना, 12, पर वो कितने होगा, ग्राम में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, 1 मोल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कोई गैस है तो गैस के केस में क्या होगा, जो 1 मोल होगा ये होगा कितना, 22.4 लीटर। कब, जब आप इसको रखोगे एट STP। ये STP का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, देखो बेटा टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया टेम्परेचर, और प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं तो उस केस में 1 मोल गैस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 22.4 लीटर की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आता है आपका, तो ये हो गया एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट मोल। ठीक है, अब आता है आपका क्या, एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कुछ सबस्टेंस होते हैं कि उनमें क्या होता है, अलग अलग जो आपके मोलर मास के सबस्टेंस पाए जाते हैं और उनका कुछ कंपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एटम है, उसमें 2 उसके क्या हो गए, कंपोनेंट है। जैसे मान लो उसका एक मॉलिक्यूलर मास M1 है और एक मॉलिक्यूलर मास M2 है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो N1 का है और इसका कंट्रीब्यूशन N2 का है। तो उस केस में जो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा M1N1, मतलब उसका मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस उसका मास इंटू उसका परसेंटेज अपान इन दोनों का जो परसेंटेज का जो एडअप होगा उसको, मतलब N1 अपान N2 अपान N3 जैसा आप ऐड करते जाओ। ठीक है, तो ये एक तरीका है एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर मास निकालने का। ओके, अब नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, तो आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ध्यान देना बेटा कि आपको 2 टाइप की और डेंसिटी पढ़नी है। एक पढ़नी है रिलेटिव डेंसिटी, ये हो गई आपकी रिलेटिव डेंसिटी, और एक होती है वेपर डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी किसी के रेफरेंस में हो, मतलब रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेफरेंस सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस पे आप डेंसिटी देख रहे हैं वो उसके रेस्पेक्ट में वो रिलेटिव डेंसिटी हो गई। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये भी रिलेटिव डेंसिटी है, पर हम वो किसके रिलेटिव होती है, हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिलेटिव होती है। मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी होगा कि कोई भी रेफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर वो वेपर डेंसिटी है मतलब जो आपका रेफरेंस सबस्टेंस है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जो वेपर डेंसिटी होती है वो मोलर मास बाई 2 के बराबर होती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में आपको अंतर समझ में आया। रिलेटिव का मतलब कुछ भी रेफरेंस सबस्टेंस हो सकता है, पर वेपर डेंसिटी के केस में केवल और केवल आपका रेफरेंस सब्जेक्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्लियर। अब आता है आपका मोल का कुछ रिलेशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल में, वॉल्यूम में और मास में।
तो ये आपका जो ये बना है जो चौराहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, मान लो आपके पास मोल है। ठीक है, अगर कहीं से आपको कहीं भी जाना है तो इस मोल से होके ही जाना है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया, जैसे मैं दे दिया 6 × 10⁻24 पार्टिकल है, तो बताओ उसका मास ग्राम में कितना होगा। हो सकता है उसकी मोलरिटी पूछ लें, हो सकता है आपसे उसका वॉल्यूम पूछ लें। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, अगर आप पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल। अब मोल से आप चाहे जहां जा सकते हो। मोल मिल गया तो अगर आपको मोलरिटी चाहिए तो क्या करो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर मास चाहिए ग्राम में तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से। अगर आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए कि इसका गैस पे एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, तो 22.4 से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम सारी चीजें, अगर आपको मास दिया है तो आप मोल बना सकते हो, इससे इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको इसके प्राप्त कर सकते हो। अगर वॉल्यूम दिया है आपको मोल बनाना है तो क्या करो, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। उसके बाद मोलरिटी चाहे मास चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल आप आसानी से बता सकते हो। तो ये है आपका चौराहा। अगर इसको आप ध्यान दे दोगे तो बेटा इससे आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है।